अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। आतंक ने आज एक बार फिर दस्तक दी। जम्मू बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी है। और उधर आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों को बचाने में लगा है, लेकिन उसके खिलाफ भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जीत मिली है। हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने जो सबूत रखे थे, उनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की लिस्ट से हाफिज सईद का नाम हटाने से इनकार कर दिया है। उसकी अर्जी संयुक्त राष्ट्र में खारिज हो गई है। भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को सबूत सौंपे थे, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट से हाफिज सईद का नाम हटाने की उसकी खुद की अर्जी को खारिज कर दिया है। यह एक बड़ी खबर है और कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक बड़ी जीत का इशारा देती है। लेकिन हालात यह है कि पाकिस्तानी सेना अपने मुल्क में जैश के वसूद से इनकार कर रही है, जबकि 4 दिन पहले वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है और बीमार में। आपको कि परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, वो खुद एक टीवी इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जानबूझकर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी जैश पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए दंगल में आज कुछ सवाल उठेंगे। सवाल ये, क्या जम्मू में हुआ ग्रेनेड हमला भारत को एक और चुनौती है? जम्मू के इस ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद कहें कि आतंकवादी घबराए हुए हैं? मसूद अजहर पर क्या पाकिस्तान वाकई कोई कार्रवाई नहीं करेगा? आतंक के खिलाफ अब तक का एक्शन क्या नाकाफी है? और क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ कूटनीति से नहीं होगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। यह जम्मू बस स्टैंड की वही जगह है जहां बस पर ग्रेनेड से हमला हो गया। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले से देश अभी उभरा भी नहीं कि जम्मू कश्मीर राज्य फिर से निशाना बना है। जैसे दुकान पे पहुंचा, वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज आई और उस आवाज को सुनते ही मतलब ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा, यहाँ कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी, मतलब कि 3-4 लोग तो ज्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। सर हम इधर काम पे लगे थे, अचानक दमकारा हुआ। हम आगे देखा, हमने सर गाड़ी का टायर फटा। जैसे हम आए इधर, हमने देखा 10-15 बंदे लथपथ खून से हो गए थे, तो हम बहुत घबराए। तो हमने देखा अपना भी बंदा हमें एक फ्रूट बेचता है, इधर ये सामने दुकान पे है, उसको देखा हमने, वो एकदम मतलब पड़ा हुआ था, उसको बहुत खून आया था। हमने उसको उठा के ऑटो में रखा, हॉस्पिटल लेके गए। इस ग्रेनेड हमले की चोट भले पुलवामा जितनी ना हो, लेकिन ये तो साफ है कि भारत को घायल करने की साजिश लगातार जारी है। भारत में आतंकवाद का हर तार पाकिस्तान से जुड़ता है और पाकिस्तान आतंक को कैसे पालता है, इसे खुद वहां के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कबूला है। 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई। उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। हाँ सही, ये इसका आंसर मेरे पास कोई खास नहीं है। और देन वो जमाना और था जिसमें हमारी इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व थे, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवा रहे थे, हम उधर करवा रहे थे, तो ये चलता रहता था सिलसिला उस जमाने में शुरू में। भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान कितना बेशर्म है, इसे मसूद अजहर पर पाकिस्तान के झूठ से भी समझ सकते हैं। पहले वहां के विदेश मंत्री मसूद को बीमार बताकर बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर पाकिस्तान की सेना अपने मुल्क में मसूद के संगठन जैश के वजूद को ही नकार देती है। But he is in Pakistan, according to my information. He is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he's really unwell. Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been proscribed by United Nations also and Pakistan also.
आतंकिस्तान बने पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। खुद सरकार के मंत्री मानते हैं कि आतंक के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। ये लड़ाई तब खत्म होगी जब आतंकवाद को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। आतंकवाद समर्थक आतंकवाद का समर्थन बंद कर देंगे। देखिए, भारत ने एक संदेश दिया है, आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी सीमा तक जा सकता है। भारत 30 साल से आतंक झेल रहा है। इसके कसूरवार पाकिस्तान को अब और छूट नहीं दी जा सकती। जम्मू से सुनील जी भट्ट और रोहित सरदाना के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान मौजूद हैं। संबित पात्रा हमारे साथ आ गए, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशील पंडित हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मोना आलम पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, वहां की पत्रकार हैं जानी मानी। और मायद अली पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हैं जाने माने, वो भी हमारे साथ लाइव आज इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मोना आलम मेरा आप ही से है। शाह महमूद कुरैशी एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि मसूद अजहर बीमार है। आपकी सेना के अधिकारी कहते हैं मसूद अजहर हमारे यहां नहीं है। परवेज मुशर्रफ कहते हैं हमने तो जानबूझ के कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो हमारे ही तो काम कर रहे थे इंडिया में बम ब्लास्ट करके। किसको सच माने तीनों में से, या आपके पास कोई नई थ्योरी? देखिए आप रोहित जी, आप सारी चीजों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो फिर आपको चीज वाकई ऐसी लगेगी जैसे आप अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको समझ आएगी। परवेज मुशर्रफ से शुरू कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे पुराने आते हैं हिस्ट्री में इन तीनों में से। परवेज मुशर्रफ तो खुद कह चुके हैं कि जैश ए मोहम्मद ने उनके ऊपर कोई अटैक था जो मास्टरमाइंड किया था, ये बात भी हो चुकी है। दूसरी बात, परवेज मुशर्रफ को गए हुए भी आज से 10 साल हो गए हैं। थोड़ा सा आप ना फ्यूचरिस्टिकली और प्रेजेंट में बात करें तो वो ज्यादा मुझे लगता है मायने खेज होगा। मैडम जिंदा तो है, कम से कम बोल रहे हैं, टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए कि झूठ बोल रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जी पे तो यहाँ पर खुद केस चल रहे हैं। आप बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप बोलिए झूठ बोल रहे हैं। किस बात पे झूठ? नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडिया हमले कराता था पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पलट के कराता था। सच बोल रहे हैं, आप तो खुद मान रहे हैं कि इंडिया ने तो कभी इस बात का कबूलनामा नहीं दिया आपको। इंडिया के किसी नेता ने कहा हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयां करता है? आप मुझे कोट करके कह रहे हैं। आपके देश के राष्ट्रपति रहे, आपकी फौज के चीफ रहे। आप बोल दीजिए वो झूठे मक्कार हैं, फरेबी हैं। कह रहे हैं ना, वो तो सच कह रहे हैं। फिर वो तो सच कह रहे हैं कि नहीं, आप बोलिए ना वो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। जैश जैसी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। बोल दीजिए आप भी, जैसे आपके बाकी फौजी अभी कह रहे हैं। मैंने तो ऐसे नहीं कहा। मैंने नहीं देखें, हमारे फौजी ने कब ये कहा है? आप मुझे बताएं कि अभी तो चल रहा था पाकिस्तान में नहीं। अभी तो टीवी पे चला है। DGISPR ने ये कहा है। नहीं, आपने ये उन्होंने चाहा कि आप मुझे दोबारा रिप्ले करके बताते, शायद मेरे सुनने में गलती हो गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी रिप्ले करके भी आपको सुनवा देंगे। लेकिन जी मोना जी, अगर उन्होंने ये कहा है आपको, अगर उन्होंने आपको, मैं आपको चैलेंज, मुझे नहीं, वो आप ही लोगों से कहते हैं कि मसूद अजहर, वो आप ही लोगों से कहते हैं, मुझे आके नहीं कहा उन्होंने। देखिए मसूद अजहर का उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने हमें भी नहीं कहा है। आप बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। असल में उन्होंने ये नहीं कहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा है जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में प्रोस्क्राइब्ड है, ये बात की है। अच्छा। देखें, अभी जम्मू का अटैक हुआ, आपके कितने घंटे हुए हैं? आपको अभी से पता चल गया वो हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से आप फेंका गया। आपने सुना मैंने ऐसा कहा पाकिस्तान ने फेंका था? आपने सुना एक बार भी मैंने कहा पाकिस्तान ने फेंका था? नहीं रोहित जी, आप ऐसे नहीं चलेगा। आपको आज तक दिखाई दे रहा है इस समय आपके सामने कहीं टीवी स्क्रीन है जिसपे आज तक दिखता हो बाई चांस? ये 5th जनरेशन नहीं, अगर दिखता हो मैडम तो मैं केवल आपको एक चीज बता देता हूं, आप चाहें तो पढ़ लें, उसमें कहीं ढूंढ के दिखा दें हमने लिखा हो कि जम्मू में ग्रेनेड पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ने फेंका। हम तो कह रहे हैं अभी जांच चल रही है, हम कह रहे हैं अभी जांच चल रही है कि जितने आतंकवादी हमले होते हैं तमाम पाकिस्तान से मिलते हैं। आपने कही है ये नहीं, वो असल में आप लोगों के मन में इस कदर बैठ गया और आपको पता होता है कि यहाँ कुछ हुआ है तो हमने किया होगा, इसलिए आप उसको ऑन करने के लिए पहले तैयार रहते हैं या डिसऑन करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, भले कोई पूछे ना पूछे। ये तो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ना, ये तो मैं आपके इल्जाम का जवाब दे रही हूँ। मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूँ मोना जी, हमेशा से इल्जामात जो आप लगाते रहे वो आपने दोबारा लगा दिया। मोना जी, आप तो दुनिया मान रही है, यूएन ने हाफिज सईद को ब्लैक लिस्ट से निकालने से मना कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा कि ये टेररिस्ट हैं। अब आप कहिए कि हाफिज सईद भी हमारे आदमी नहीं है। बिल्कुल ना निकाले उनको। हमने फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जमातो दावा FIF को हमने बाकायदा तौर पे 4th शेड्यूल में डाला है, उसको बैन किया है। मैडम कैसे किया है वो भी आपको पता है। आपने उसको बैन नहीं किया था, सारी दुनिया के टीवी चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया, तब जाके 24 घंटे बाद आपने उसको बैन किया। ये बात भी आप जानती हैं। मतलब आप फैक्ट्स होते हुए फिर आप टीवी पे तो कम से कम झूठ ना बोले ना मोहतरमा, अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं,
पार्टली आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा। हमने उनको बैन इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह की एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, लेकिन शायद आपके सुनने में एक चीज रह गई। हमने ये कहा है कि हम उनकी डिटेंशन को सस्पेंड कर देंगे अगर आपसे सबूत नहीं मिले। हमने उन्हें पहले भी हाउस अरेस्ट किया है और इसी बिना पर छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपकी तरफ से सबूत नहीं मिलते। आप अपनी तरफ से अनफाउंडेड क्लेम्स करते हैं, इसी बिना पर हमने पहले भी छोड़ा था। आपकी फौजें, आज भी अगर छोड़ना आपकी पड़े, एजेंसियां, वो अंधी बहरी गूंगी हैं, उनको कोई सबूत नहीं मिलता। हिंदुस्तान को ये जाके साबित करना है कि ये आतंकवादी हैं, वरना आप लोग तो उनको फ्रीडम फाइटर ही मानते रहेंगे आपका है और हिंदुस्तान के कहने पे आप बंद कर देते हैं उनको। इतने आप लोग शरीफ हैं। मेरे घर में मैंने इल्जाम नहीं लगाया कि मेरे घर में चोरी करके गए हैं या मार के गए हैं हाफिज सईद, आपका इल्जाम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, मानते रहे, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तो कोई रोक है नहीं उस पर, आप माने उनको। लेकिन मायद अली साहब, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान की जो आज स्थिति है उसके जिम्मेदार वही लोग हैं कि नहीं है? देखिए, मैं तो यही समझता हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स को किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। ये एक नई टर्म कौन हुई है कुछ अरसे से। मैं ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो विच इज अप इन आर्म्स, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि किसी भी मुल्क में उनको इजाज़त होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, या जिस तरीके से ये हो रहा है। और जहाँ तक रही परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस वक्त वो पावर में थे उन्होंने सारा कुछ वही किया जो पहले होता रहा था, और इन्हीं लोगों को उन्होंने सपोर्ट भी किया। उसामा बिन लादेन का भी उनको सारा पता था, उसको भी छुपाए रखा। उन्होंने शर्मिंदगी भी हमें उठानी पड़ी उनकी वजह से। आज बाहर बैठ के आराम से ट्रीजन का मुकदमा है उनके ऊपर, उससे वो भागे हुए हैं, अपने आप को बड़ा दलेर कहते फिरते हैं, बुज़दिल तरीन आदमी हैं वो। और जब यहाँ थे तब भी अपनी सिक्योरिटीज वगैरह लेके फिरते थे, तो हमले उन पर हुए हैं, बिल्कुल हुए उनकी तरफ से, मगर पेट्रोनाइज किन्होंने किया थ्रू आउट। क्या परवेज मुशर्रफ को पहले नहीं पता? पहले से, बाद में, या जब तक भी होते रहे पेट्रोनाइज, यही लोग करते रहे हैं। अब बाहर बैठ के तो उनको बड़े साचियात आने शुरू हो गए हैं कि जी ये टेररिस्ट हैं और इन्होंने मेरे पे भी हमले किए थे और हमने इनको इस्तेमाल किया था। मतलब इतने सच ना बोले। मैं पहले कारगिल मानते नहीं थे कि कारगिल उन्होंने किया, बाद में अब वो इंडियन चैनल्स को कह रहे हैं कि जी मैं तो इंडिया पे अपना फोटो रख के आया हूँ। मतलब वो अपनी जात से ही बाहर नहीं निकलते। वो इतने बेशर्म आदमी, मैंने इस तरह के लोगों को कम ही नहीं देखे। इस तरह के जर्नैल पता नहीं पहुंचते किस तरह हैं वहां तक, इतने बड़े ओहदे तक, कि वो इस तरह की बातें कर सके। मतलब पाकिस्तान से बाहर हैं, अब ट्रीजन का मुकदमा आगे चल रहा है और जो कुछ किया है वो भी गंद आपने ही डाला हुआ है, आपका डाला हुआ जो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप बाहर बैठ के बड़ा फख्र से बता भी रहे हैं सारों को। तो मैं नहीं समझता कि इनको लोगों को किसी भी मुल्क में कहीं भी इस तरह की इजाज़त होनी चाहिए। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन उनको क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब तक पाकिस्तान में रिजॉल्व नहीं होगा ये कि भाई उनको स्ट्रीमलाइन कर लें। मतलब अगर आपने उनका इतनी दूर ले गए उनको, तो किसी तरीके से धारे में किसी तरीके से उनको ले आए, किसी तरीके से हार्नेस कर लें उनको, मगर इस तरह ना करें जो कर रहे हैं ये लोग। जी जी जी, सबित पात्रा, वो आतंक मचाते रहेंगे, हम सहन करते रहेंगे क्या? और यही बताते रहेंगे कूटनीतिक तौर पे हम जीत गए, देखो कमाल हो गया, हमने हाफिज सईद का नाम लिस्ट में से खारिज नहीं होने दिया, ये हमारी जीत है। नहीं रोहित जी, कोई सहन करना भी नहीं चाहिए आतंक को। और मैं तो बधाई देता हूं कि इस न्यू इंडिया में एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हुआ है। हाँ, आतंक को अभी भी कंटेन करना बहुत हद तक बाकी है, स्काई इज द लिमिट। किस प्रकार आतंक को रोका जाए उस पर काम भी हो रहा है, मगर पाकिस्तान को जिस प्रकार से इस एयर स्ट्राइक, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, और बीच में जो अंदर घुस गए थे इनके ऑल आउट के ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से जो आतंकी पाकिस्तान के थे उनको भी निपटाने का काम हुआ है। ये एक बहुत बड़े इंटेंशन के साथ, एक बहुत बड़े साहस के साथ और करेज के साथ भारतवर्ष ने किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अभी मोना जी से कह रहे थे कि आप झूठ मत बोलिए, आपको उन्हें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि फितरत में है, पाकिस्तान के फितरत में झूठ और डिसीट और लाइज है। आप तो और हम तो चैनल में बैठे हुए डिबेट कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन में जाके विश्व के सबसे बड़े पटल पे फलस्तीन की लड़की की फोटो दिखा के कह रहे थे ये कश्मीरी लड़की है, और ये जो बुलेट लगे हुए हैं इसके गाल में जो निशान है ये इंडिया की आर्मी ने किया हुआ है। अगले दिन मालूम पड़ा सच्चाई क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ने इनको लताड़ा। तो ये झूठ तो बोलेंगे ही।
दूसरी बात है, परवेज मुशर्रफ कुछ बोल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी कुछ बोल रहे हैं, इमरान खान कुछ बोल रहे हैं, महमूद गफूर कुछ बोल रहे हैं, इनके जो आर्मी के ISPR के स्पोक्स पर्सन हैं। आप बताइए, ये एयर स्ट्राइक होने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि केवल फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डैमेज पूरे पाकिस्तान को हुआ है। और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान आयरॉनिकली हैज बिकम अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास का एक गुच्छा, एक विरोधाभास की गठरी बन गई है पाकिस्तान। अब देखिए परवेज मुशर्रफ क्या बोल रहे हैं कि हम तो इन्हीं से, आप वो भी याद करिए, आप ही के चैनल को एक इंटरव्यू परवेज मुशर्रफ ने दिया था जिसमें उसने कहा था ये हाफिज सईद, ये अजहर मसूद, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारी लड़ाई में मदद करते हैं जी। और आज वो कह रहे हैं कि ये टिट फॉर टैट चल रहा था, वहां से बम आ रहा था, यहां से हमने बम फेंकने के लिए और आतंकवाद बढ़ाने के लिए हमने मसूद अजहर इत्यादि को पाल रखा था। टिट फॉर टैट नहीं था। आप हिलरी क्लिंटन के मोना जी उस बात को याद करिए जब हिलरी जी ने कहा था अपने घर के आंगन में आप अगर सांप सपोले पालोगे, उनको दूध पिलाओगे तो एक दिन वो सांप सपोले आपको डस लेंगे। आप वो डस रहे हैं आपको, तो आप बोल रहे हैं टिट फॉर टैट। तीसरी बात मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, देखिए आप गफूर जो इनके ISPR के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे JEM है ही नहीं, JEM हमारे कंट्री में ही नहीं है। और कंट्री में नहीं है, परसों आपके तमाम अखबारों में जो हेडलाइन था कि आपने JEM के मसूद अजहर के भाई, मसूद अजहर के साले, मसूद अजहर के बेटे, इन सबको जो आपने गिरफ्तार कर लिया। ये तो खैर गिरफ्तार का ढोंग है। ये ढोंग क्यों किया फिर आप लोगों ने? है ही नहीं तो किसको, हवा को गिरफ्तार किया? ठीक है, मैं मोना से जवाब लूं, उसके पहले GD बख्शी और सुशील पंडित, दो लोग हमारे साथ हैं, जरा एक एक कमेंट उनसे ले ले मोना जी, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे लगता है बख्शी साहब भी कुछ बातें कहेंगे जिस पर आप जवाब देना चाहेंगी। बख्शी साहब, जब सारी दुनिया जान चुकी है और मान चुकी है कि भाई हकीकत क्या है और कहां से सब कुछ होता है, फिर इंतजार किस बात का है? और फिर ये झूठ फरेब क्यों? देखिए साहब, हम शुरू करें या हो उस तरफ से इफ्तिदा, मुद्दत गुजर गई है इसी इंतजार में। जो उर्दू समझते हैं वो समझ गए होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मुझे अच्छा लगता अगर हमारे पाकिस्तान के मेहमान यहाँ नहीं होते इस डिबेट में, तो मैं ज्यादा खुल के बात कर सकता था। लेकिन आज एक बड़ी चीज दो जो उभर के आई हैं, 2 पॉइंट रखना चाहता हूं। परवेज मुशर्रफ साहब इज नॉट ए नोबडी, ही इज द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। We cannot take what he says lightly. The world cannot gloss over what he has just admitted. आप समझ गए? नंबर 1। नंबर 2, एक आज मेरे पाकिस्तानी गेस्ट इन दोनों ने बड़े रीजनेबल बातें की हैं। इन्होंने अपनी जहां तक गलती ये समझते हैं इजहार भी कर लिया है। सो आई वॉन्ट टू से वन थिंग, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये फिक्शन ये अब बंद किया जाए। ये ना केवल पाकिस्तान वालों का फिक्शन है, उनसे ज्यादा ये हमारे देश में फिक्शन बन चुका है एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट एक्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए साहब, मैं एक आम नागरिक हूं, ठीक है साहब, मैं एक आम नागरिक की व्यथा आपको बता रहा हूं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लोग हैं जो बड़ी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक आम भारतीय हूं और मैं कह रहा हूं कि हमारी 80,000 लाशें गिर चुकी हैं। द पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। हमारे बर्दाश्त का मादा पार हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ आई डोंट नो, बट हमारे बर्दाश्त का मादा, हिंदुस्तान के लोगों के बर्दाश्त का मादा पार हो चुका है। और साहब, इस वक्त लोगों की बड़ी जरूरत है सबको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? न्यूक्लियर बटन तो किसी का बाप नहीं दबाएगा, लेकिन इलेक्शन के बटन बहुत करोड़ों लोगों इस देश में दबाएंगे। करोड़ों लोगों इस देश में दबाएंगे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं, समझदार को इशारा काफी होता है। चलिए मैं वापस आता हूं तो आपसे पूछता हूं, आपका इशारा किसकी समझ में आया? आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर इनमें से कोई ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि किसके लिए था, उसको समझ में आया कि नहीं? सुशील पंडित, जल्दी अपना कमेंट रखिए, फिर मैं मोना आलम के पास जा रहा हूं जल्दी से। जम्मू में आज जो हुआ, मोना आलम और मयाद अहमद के साथ जो बातचीत की, मुझे भी एक गालिब का शेर याद आ रहा है। इन्होंने जिस मासूमियत का इसरार किया, आग्रह किया कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं हाथ में तलवार भी नहीं। इनके हाथ में फैक्ट्स नहीं हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो इनके उलट बैठती हैं। लेकिन बहादुरी देखिए साहब,
सीधे सीधे मुंह से आपको झूठ बोल रहे हैं। क्या किया जाए? और यही हाल हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान का दर्ज किया है अपनी किताब मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स में कि ये दुनिया को कैसे मूर्ख बनाते रहे हैं पिछले 20-30 साल में। जिनसे पैसे लेते हैं उन्हीं का मुजरिम अपने घर छुपा के रखा है। 9/11 होता है तो कहते हैं ये क्रिश्चियन जूडियो कॉन्स्पिरेसी है। हम एक जिंदा आतंकवादी मुंबई में पकड़ते हैं तो ये कहते हैं नहीं, ये आपने खुद पर किया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पठानकोट में हम इनकी ISI बुला लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किन लोगों के साथ बहस कर रहे हैं? ये चमकते हुए सूरज को आप दिखा दें इन्हें तो ये उसे झुठला देंगे, कहेंगे अभी रात है। तो ऐसे में इस मुल्क के साथ जो होना चाहिए वो होने का वक्त आ गया। जनरल बख्शी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे सब्र का बांध टूट गया है और ये बांध अब इनका पानी भी रोकेगा, इनकी हवा भी रोकेगा, इनकी मईशत भी तबाह करेगा, ताकि ये कमर टूट जाए जो आतंक को हमारे मुल्क पर बर्पा करती है। और ये बात हुक्मरानों को तफसील से समझा दीजिए मेहरबानी करके। मोना आलम, जब आप लोग कहते हैं दुनिया से कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित देश हैं, आपको लगता नहीं कि कम से कम खुद कार्रवाई करते हुए दिखाई देते तो शायद दुनिया भी आपके साथ खड़ी होती? कार्रवाई हमने जितनी की है, मैं आपको बताऊं रोहित जी, हमारी तरफ जितने नो-गो एरियाज थे, क्या वो फाटा हो, ट्राइबल एरियाज हो, बलूचिस्तान हो, सारे वो इलाके जो टेररिज्म स्ट्रक थे और जितने यहाँ पर जो प्रॉक्सीज हैं जो अफगानिस्तान में बैठ के वहां से ऑपरेट करते थे। इवन चक हेगल मुझे बहुत हिलरी क्लिंटन की बातें याद कराई हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कराई हैं। मैं वो एडमिट करती हूँ कि इनका स्टेटमेंट ठीक उन्होंने कोट किया है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट वंस इन अ ब्लू मून संबित जी। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सेनेटर चक हेगल ने भी कहा था कि इंडिया और रॉ कैसे अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ दहशतगर्दी करा रहे हैं। हमने उस दहशतगर्दी की अपने पाकिस्तान में कमर तोड़ दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज बियॉन्ड डाउट। शेन वॉटसन पाकिस्तान में आए हुए, क्रिकेट इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो आपने बहुत कोशिश की भगाने की आपकी जलन ने, लेकिन हर चीज अब पॉजिटिव की तरफ जा रही है और ये मुंह बोलता सबूत है कि हमने टेररिज्म अपने पाकिस्तान से खत्म किया है। अशोक जी सबर खत्म होने की और टूटने की बात कर रहे थे। सबर असल में टूट चुका है। कश्मीरियों का, जो निहत्ते कश्मीरी हैं जिनके ऊपर इस वक्त मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनका सबर टूट चुका है, जिसकी वजह से कभी आपको पुलवामा की बेइज्जती झेलनी पड़ती है, कभी हैंड ग्रेनेड का। मैडम बहुत बढ़िया है कि आप लोग वहां से पहले ट्रेंड लोग भेजे, आप लोग वहां से RDX सप्लाई करें, आप लोग ब्लास्ट कराएं, फौजों को निशाना बनाएं, आम लोगों को निशाना बनाएं और फिर टीवी पे बैठ के कहें कि हम तो इनके साथ हैं। ये कैसा साथ दे रहे हैं? लाशों का साथ देने का आपको शौक हो गया क्या? रोहित जी, RDX कश्मीर में नहीं बनता, हैंड ग्रेनेड्स की फैक्ट्री कश्मीर में नहीं है, कलाशनिकोव कश्मीर में तामीर नहीं होते। ये कहां से आते हैं आप भी जानती हैं, इनको कौन ट्रेन करता है, आईडी ब्लास्ट कहां से होते हैं ये भी आप जानते हैं। और हमने पाकिस्तानी मारे हैं कश्मीर में, हमने पाकिस्तानी मारे हैं कश्मीर में जो ये दहशतगर्दी करने आए थे, जिनको लेने से भी मना कर देता है पाकिस्तान। ये कहता है कि नैनी साहब ये हमारा आदमी नहीं है, और फिर बाद में जब पूरी दुनिया देखती है। मैडम आप लोगों ने तो कसाब को लेने से मना कर दिया था, जिसके माँ बाप बैठ के रो रहे थे पाकिस्तानी टीवी चैनलों पे, आपने कह दिया था कि हमारा आदमी नहीं है। समित पात्रा आप जवाब दीजिए, उन्होंने आपके सवाल उठाया, फिर GD बख्शी के पास जा रहा हूं, बोलिए जल्दी से। देखिए, पहली बात है आप कसाब की बात कर रहे हैं। कसाब तो कोट अनकोट नॉन स्टेट प्लेयर, आतंकवादी इत्यादि इत्यादि था। पाकिस्तान की हकीकत, मैडम आई वाज नॉट, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैडम आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कसाब तो नॉन स्टेट प्लेयर, कोट अनकोट आतंकवाद, मतलब वो तो आतंकवादी था, कोट अनकोट नॉन स्टेट प्लेयर था, उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां तो कारगिल युद्ध के बाद जो इनके आर्मी के जवान थे जो मारे गए कारगिल युद्ध में लड़ते समय, उनकी डेड बॉडीज तक पाकिस्तान ने क्लेम ने किया। एक सिविलाइज्ड नेशन इंडिया के सिविलाइजेशन को देखिए, संस्कृति को देखिए कि हमने उनको बाकायदा दफनाया विथ ऑल रेस्पेक्ट एंड रिचुअल्स। दूसरी बात है, आप छोड़ दीजिए, आप इंडिया को नहीं मान रही हैं, वो स्वाभाविक है, आपका तो पूरा फाउंडेशन इंडिया हेट्रेड पे है। मगर आप बाकी तमाम अपने नेबर्स को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, ईरान आपके लिए खून का प्यासा बन के बैठा हुआ है। रिवोल्यूशनरी गार्ड के 23 रिवोल्यूशनरी गार्ड को आपने अभी मारा है।
एक दिन पहले, पुलवामा के एक दिन पहले 13 तारीख को आपने ईरान में कहर बरपाया था। आपने बांग्लादेश में जो बम ब्लास्ट हुआ था, बांग्लादेश की सेना ने, बांग्लादेश के मंत्रालय ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि फुटप्रिंट्स लीड्स टू पाकिस्तान। सार्क एक पूरा का पूरा सार्क सेशन नहीं हुआ इस्लामाबाद में, इसलिए क्योंकि जितने कंट्री हैं उन सब कंट्रीज ने बॉयकॉट किया कि हम नहीं जाएंगे। आपको कहां से आज तमाम देश, अमेरिका कह रहा है 1 जनवरी ऑफ द लास्ट ईयर वो शुरू होता है कि ट्रंप ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। आज भी ट्रंप ने कहा है, आपके वीजा को स्क्वीज कर दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। आखिर क्यों? आप अगर फिर भी ना, नहीं अभी डोंट एक्सपेक्ट, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप समझदारी करें। आप ऐसे ही ना समझदारी के कारण अपने ही यू विल इम्प्लोड विद इन, अपने आप ही समाप्त हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बख्शी साहब के पास जाऊं उसके पहले सुना देता हूं मोना जी। एक आदमी बड़ी तपस्या कर रहा था, भगवान उसके सामने आके खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि आप जो दे दें। भगवान ने कहा जो दे दें तो ठीक है, लेकिन जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तो उसने भगवान से कहा मुझे काना कर दीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। पाकिस्तान की हालत बख्शी जी क्या ऐसी नहीं हो गई है? वो इस बात पे खुश है कि अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की थोड़ी किसी व्यापार को लेके, बाजार को लेके खींचतान हो गई है। वो कह रहे हैं कि साहब हमारा MFN चला गया, कोई बात नहीं, हम आतंकवाद पे दुनिया भर में बदनाम है, कोई बात नहीं, हमारे लोगों को दुनिया का कोई एयरपोर्ट सम्मान के साथ पास नहीं होने देता, आतंकवादी मान के ट्रीट करने लगता है, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का भी एक आदमी तो कभी रोका गया होगा। ये करके ऐसे पड़ोसी के साथ हम उम्मीद करते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छा वक्त आ जाएगा। बख्शी जी रोहित जी, वन गुड डीड कॉल्स फॉर अनदर। मैं भी आपको एक चुटकुला सुनाऊं। एक ऑर्फन था, ठीक है साहब, नहीं सॉरी, एक बच्चा था जिसको एक पिस्तौल दे दी गई। उसके माँ बाप ने कुछ कहा, दोनों वालिदैन को उसने गोली मार दी, और जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, he pleaded for mercy on the plea that he was an orphan, कि साहब मैं तो ऑर्फन हूं, मेरे साथ दया के साथ पेश आया जाए। देखिए पाकिस्तान में, माफ कीजिए हमारे दो पाकिस्तानी गेस्ट, लेकिन आपके देश में एक फितरत है, ना चैन से जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। बहुत सही कहा मेरे मित्र संबित पात्रा ने, डॉक्टर संबित पात्रा ने, कि 13 फरवरी को आपने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉन्वॉय पे हमला करके 27 मारे 20 घायल किए, 27 मारे 20 घायल किए। ईरान के जो गार्ड, रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर कह रहे हैं हम इसका बदला लेंगे, ठीक है साहब। और उसके अगले दिन आपने सोचा कि हम भारत के ऊपर वार करें और हमारे 40 अफराद शहीद कर दिए। साहब ऐसा है कि ये वाई आर यू वॉकिंग इन द 7th एयर? आपकी जो आर्मी के चीफ हैं वो 7वें आसमान पे सिर क्यों पहुंच गया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि आप हमारी तालिबान से बात करा दीजिए, इस वक्त यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। सर पे चढ़ गई है साहब, 7वें आसमान पे सर पहुंच गया है। कभी ईरान को ठोक रहे हैं, कभी भारतवर्ष पे वार कर रहे हैं। यू हैव एक्चुअली सर, अभी तो बख्शी साहब एक तथ्य और बता देता हूं। कैन आई फिनिश? अभी पाकिस्तान के मैं जरा 10 सेकंड खत्म कर, पूरा कर लें आप। अरे पूरा कर लें, चलिए। मैं कह रहा था कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन चाहिए तो वो भारत पाकिस्तान की जंग कराने के सिवा और भी तरीके हैं। नोबेल पीस प्राइज के लिए तो लोगों ने उनके लिए अपील करी है। हम अपील करेंगे साहब कि वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। वो अगर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चाहते हैं इसके लिए तो और भी तरीके हैं एक्सटेंशन लेने के। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मुन्ना, आपको हंसी आ रही है जब वो कह रहे हैं कि आतंकवादी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं? रोहित जी देखिए, मैं जनरल साहब को ये कहना चाहती हूँ, हम बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे ना दे, वरना लेकिन आप अपने मोदी जी को आने वाले इलेक्शंस में उम्मीद करती हूँ कि एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि अगर आपने दे दी तो इंडिया खुद ही तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मोदी से इतना डरते क्यों आप लोग? इतना परेशान क्यों रहते हैं? देखिए मोदी जी अपने आप से डरते हैं। मेरी बात सुने, कपिल सिब्बल आपने बड़ा अध्ययन किया है मोदी जी का, आपके इंडिया के, आप दिन भर मोदी जी का अध्ययन करते हैं लगता है बैठ के वहां, क्योंकि आप ही है ना वो 4 दिन पहले जो इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के समर्थन में ये भी कह रही थी, ट्विटर पे हिंदुस्तान के कुछ सेलिब्रिटीज लिख रहे हैं, तो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज ने तो ये भी लिखा था कि फांसी लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। वो तो नहीं किया आप लोगों ने। हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज ने ये भी लिखा था कि जितनी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं वो बालाकोट हमले को झूठ और मैडम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस या तो सारी पढ़ा कीजिए, आधी अधूरी मत पढ़ा कीजिए।
और भी हैं जो ये कह रही हैं कि आपके कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की पुष्टि तो हम कर रहे हैं, बाकी इतने और हैं जिनको आपकी फौज ने छुपाया जाके। संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद मायद अली और सुशील पंडित वाले भी जो मरे हुए लोग हैं ना, उनको भी कबूल कर दीजिए। आपके जो एक सेकंड मैडम, अभी तो और बता रहा हूं, आपके एक सज्जन जो है टीवी पे बैठ के पाकिस्तानी ये भी कह रहे थे इजराइल का भी हमने एक पायलट पकड़ रखा है। हिंदुस्तान के 2 पकड़े बताए थे, उसके बाद शाम तक 1 हो गया और अब इजराइल का भी एक पायलट पकड़ रखा है। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है तो आपके। मैडम जब आप हाफिज सईद को फ्रीडम फाइटर मान रही है, मसूद अजहर को फ्रीडम फाइटर मान रही है, तो ऐसो को भी ऑन करना ही पड़ेगा। आपके यहाँ के हैं, आपने जिन सेलिब्रिटीज का नाम लिया मैं उनको ऑन करता हूं ना, मेरे हिंदुस्तान के हैं, तो इनको भी ऑन कीजिए। बोलिए संबित पात्रा, जवाब दीजिए उनकी बात। एक बात मुझे मोदी से इतना डर क्यों लगता है इन लोगों को? अरे जो फोबिया क्यों है पाकिस्तानियों को? मोना जी एक सेकंड, मोना जी हो गया मोना जी हो गया। मैडम आप इस समय एक देश को भी रिप्रेजेंट कर रही है, याद रखिएगा प्लीज। बोलिए संबित। स्वाभाविक है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती, मैं अलग हूं, पाकिस्तान अलग है, इमरान खान अलग है। ये तो नहीं बोलिए ना, ये तो नहीं कहा है मैंने। संबित जी थैंक यू वेरी मच, मैं आपको नमस्कार करती हूँ यहाँ से बैठ के। देखिए मोदी जी से आपका प्रश्न, अरे हो गया मोना जी, बोलिए। देखिए रोहित जी, आपका प्रश्न था कि मोदी जी से ये इतना डरते क्यों हैं? अरे घर में घुस घुस के ठोकेंगे तो डरेंगे नहीं? कि आप भी ऐसी बातें करते हैं, 2 बार हो चुका है। अब देखिए डर का आलम आप देखिए खुद ब खुद। अभी मुझे एक बात आप समझा दीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंडिया में जाके बॉम्ब ब्लास्ट करता है या इंडिया में आतंकवाद बढ़ाता है, तो फिर किस लिए इन्होंने JUD, JEM इनको प्रोस्क्राइब किया है? किस लिए आपने गिरफ्तारी की है? नहीं सुनिए एक सेकंड मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैडम, बहुत रेस्पेक्टफुली पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। आप मुझे जवाब भी देने दीजिएगा। हाँ मैं मैडम, वो रोहित जी दे देंगे, मैं सवाल तो पूछ लूं मैडम। मैं रोहित जी में सुन लीजिए मेरी हिम्मत की चिंता मत कीजिए, पहले मायद अली बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं मुझे। लेकिन आपसे पहले मायद अली से कमेंट करूंगा, मैं सवाल पूछ लूं। बोलिए। मेरा सवाल बहुत क्लियर है, मेरा सवाल है कि पाकिस्तानी गेस्ट कहते हैं और पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया के ऊपर कोई हमला नहीं करवाते हैं, कोई आतंकवादी हमला नहीं, और पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवादी होता है, आतंकवादी घटना, वो इंडिया कराती है, हमारे घर के अंदर से नहीं होता है। तो फिर काहे को ये JEM के लोगों को गिरफ्तार किया है, फिर JUD को काहे को प्रोस्क्राइब किया है, JEM को काहे को बैन करने की बात करी है? ये तो कुछ नहीं करते हैं इन्होंने, कुछ ये आतंकवादी ही नहीं है, ये तो सब सोशल सर्विस करने वाले लोग थे, और इनके घर में जो होता है वो तो हम कराते हैं, तो इनको फिर गिरफ्तार क्यों किया है? कौन से बिना पे इनको गिरफ्तार किया गया? ये दोनों महानुभाव बताएं जरा। आप जवाब देंगे, उसके पहले मैं एक कमेंट मायद अली से ले लूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो ले लो। जरूर। हाँ ठीक। मायद अली साहब, चक्कर क्या है? कंफ्यूज है या दुनिया को कंफ्यूज करना चाहती है पाकिस्तान की फौज और हुकूमत मिलके? पहले तो मैं आपका मौका देने का बहुत शुक्रिया, इतनी देर से मैं बैठा हुआ देख रहा था सर, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपके पास आने में, माफी चाह रहा हूं उसके लिए। मैं बख्शी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बख्शी साहब, आपका आप कह रहे हैं हमारी बर्दाश्त से निकल गया, आपने जो करना था वो कर भी लिया पिछले दिनों में और भुगत भी लिया। ये धमकियां ना दिया करें, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब आप धमकियां देते हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि समझदार लोग धमकियां नहीं देते। वो बात आपने जो करना आप कीजिएगा, हमने जो करना होगा हम कर लेंगे और देख लेंगे जब वक्त आएगा। देख भी लिया हमने, आपने भी देख लिया, वो बातें मैं करना नहीं चाहता। बात यह है कि आपको बड़ी तकलीफ होती है, RDX इतना सारा पाकिस्तान से इंडिया नहीं पहुंच सकता, अपने अंदर झांकिए, देखिए वहां शायद आपको पता लगेगा कुछ। दूसरी चीज, आपको कश्मीर की बड़ी तकलीफ हो रही है, आपको तो याद होगा 71 में खुद का मोदी जी ने जाके बांग्लादेश में, मैंने रात बहाया यहाँ पर, भाई जब आप वहां जाके बांग्लादेश के लिए आपके दिल में इतनी तड़प थी, तो अगर हमारे दिल में कश्मीरियों की इतनी तड़प था, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? जब आपका वक्त होता है तो आप कर लें जो मर्जी, आपको हर चीज की इजाजत है, मगर अगर पाकिस्तान कुछ करे तो आप कहते हैं हमारा बर्दाश्त से खत्म हो गया। अरे आपने जो करना होगा कर लीजिएगा, हम देख लेंगे आप लोगों को। मतलब इस तरह की धमकियां ना दिया करें, और इतनी बदतहजीबी से कि झूठ बोलते हैं, आप भी हर बात पे झूठ बोलते हैं, फिर आप भी गलत बात करते हैं, फिर आप तमीज से बात किया करें। अगर आप बुलाते हैं अपने गेस्ट को तो उनको इज्जत दिया करें। अगर भी आप मेरी इज्जत करते हैं, हमारे में इतने गट्स हैं कि हम कह दें कि हमारे यहाँ क्या गलत है। आप में गट्स नहीं है। आपकी बात को जवाब दे रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय शिव सेना के लोग जो हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और वो सारे हार्डलाइनर्स हैं, आपको भी पता है। तो अच्छा, आपको शिवसेना की भी चिंता हो रही है सर? क्या एक बार मुझे लगता है कि बजाय इस पे कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या है, मैं बोल सकता हूं? आप बख्शी साहब को सीधे डायरेक्ट बात कर रहे थे, तो बख्शी साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुन लें, बेहतर होगा। बख्शी साहब जवाब दे दें उनको, फिर सुशील पंडित और मुन्ना आलम दोनों के पास आऊंगा। बोलिए बख्शी साहब।
अब पहली बार आज मयाद साहब एक पाकिस्तानी की तरह बोले हैं, पहली बार इस आज के संदर्भ में। ठीक है साहब, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरे हल्फे में आप बोलते हैं मैं झूठ बोलता हूँ, आप झूठ बोलने वालों की इज्जत करते हैं। ओके, थैंक यू। आपने कहा तो मैंने उसका जवाब दिया मयाद साहब कि हमने जो करना था वो कर लिया, आपने जो करना था वो कर लिया। यू थिंक इट्स ओवर? नो नो, यू ऑनेस्टली बिलीव इट्स ओवर? नहीं, आप जरा बताइए। आई एम वेरी कीन टू नो, यू ऑनेस्टली बिलीव ये खत्म हो गया? I don't, but every time, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं कदर करता हूँ आपकी पढ़ाई की। Every time you do something, do you think it's over? उत्तर तो लीजिए, वो काहे को I just want a clear opinion from a Pakistani. Do you think it's over? Mona, do you think it's over? No, it's not. It's not. Do you think it's over? It will never be over. Not in my opinion. मेरी बात पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता it's over. आप अपने इलेक्शंस तक इसको धक्का स्टार्ट खींचेंगे। मोना जी, आपका वोट बन गया क्या? इधर बड़ी चिंता हो रही है आपको इलेक्शंस की। मुझे तो लग रहा है मेरा तो वोट एक तरह से नहीं, कई बार बन जाते हैं इधर, नहीं कईयों के बन गए होंगे, हम जानते हैं, लेकिन आपका बन गया क्या? आपने बड़ी चिंता कर रखी है इलेक्शन की कि कितनी तारीख को इलेक्शन है, कब वोट पड़ने हैं हिंदुस्तान में। चिंता मत कीजिए, तारीख आएगी आपको बता देंगे। अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं दो बड़े लोग, एक बार उनको सुन लेते हैं। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप भी बोल रहे हैं बीच में। बख्शी साहब जवाब दे रहे हैं, मायद अली को सुन लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। नो, आई डोंट। I am admitting something, but you people don't. You see, आप मुझे बार बार अगर सुनाएंगे I am a Pakistani and I am a proud Pakistani, अगर आप मुझे ये बताएंगे कि हमारी बर्दाश्त खत्म होगी और हम आपको देख लेंगे और हम आपको मारेंगे, हम आपको पीटेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कमर तोड़ देंगे, पानी बंद कर देंगे, यार कर लीजिए आपने जो करना है। मतलब क्या धमकियां क्या दे रहे हैं? आप जो करेंगे उसका जवाब ले लेंगे आप भी। मतलब ये चीजें नहीं अच्छी लगती। मायद अली साहब, हालांकि आपका सवाल मैं चाहता था बख्शी साहब से है। ठीक है, बख्शी साहब जवाब दे रहे हैं, चलिए मैं नहीं बोलता हूं बीच में। बख्शी साहब आप जवाब दे दीजिए जो पॉइंट उन्होंने रेज किया। पाकिस्तान में माने हैं मोदी जी कि मैंने जाके हिस्सा माने नहीं है, मनवाए गए हैं उनसे। आप भी शब्दों को घुमा के तो फिर सर माहिद साहब आप भी जानते हैं मान लेना और मनवाना इसमें फर्क होता है सर। मनवाया है पाकिस्तान से दुनिया ने कि आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो और आप खुद इस बात की तस्दीक करते रहे बैठ के। ऐसा नहीं है कि हम आपके पाकिस्तानी होने पे कोई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात को आप मानिए कि हिंदुस्तान ने भी जब कहा हमने कार्रवाई की है तो हमने कहा आतंकवादी अड्डों पे कार्रवाई की है, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। आम पाकिस्तानी को कभी यह नहीं कहा कि वो टेररिस्ट का सपोर्टर है, लेकिन पाकिस्तान की फौज की सरपरस्ती में ऐसी चीजें होती हैं। यह भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है, आप इसको मना कर सकते हैं और शायद इसी वजह से आप हमेशा सॉफ्ट भी रहे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, मैंने से आपको पहले भी पकाया है, हमेशा मानता हूं, मैं हमेशा मानता हूं, मगर आप पाकिस्तान एज ए कंट्री प्लीज अटैक ना कीजिए। नाम लेके एक चीज कर दिया हमने, वो तो 26 तारीख को कर दिया है। आपने जवाब ले लिया ना। ठीक है, एक मिनट चलिए मोना जी डिफेंस दे दिया, वो F-16 गिर गया इनका। फिर भी देखिए, आपने पंजाबी की मिसाल सुनी है कि आप चपेड़े भी खाते हैं और गंडे भी खाते हैं, सुनी आपने मिसाल? सर एक सेकंड ना सर, वो मिसाल यहाँ पे उसमें 3 हिस्से हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो आदमी प्याज भी खाता है, कोड़े भी खाता है, फिर जुर्माना भी भरता है, जो इस समय पाकिस्तान की स्थिति हो गई है। सुशील पंडित बोलिए जल्दी से, क्या बोलना चाहते हैं, फिर मोना के पास जा रहा हूं विस्तार से। बोलिए। नहीं, मयाद अली कह रहे थे जैसे कोई बहुत बड़े सीक्रेट को उजागर कर रहे हो, हम छुपाते फिर रहे हो कि बांग्लादेश हमने नहीं बनाया। साहब, आपकी 95,000 फौज ने वहां घुटने टेके थे। हमने इस बात से कभी गुरेज नहीं किया कि हम ही ने बांग्लादेश बनाया, हम ही ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, क्योंकि आपने बांग्लादेश पर वो अजाब बर्पा किया था कि करोड़ों लोग हमारे यहाँ आ गए थे और वहां की मुक्ति वाहिनी आपके खून की प्यासी थी। आपने मुजीबुर रहमान को जीते हुए चुनाव में सत्ता नहीं दी, इख्तियार नहीं दिया, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ सरकारें चुनी जाती हैं, वहाँ लोग वोट डालते हैं, वहाँ जिहाद नहीं, वहाँ आपके हिसाब का जिहाद नहीं है। इसी तरह पंजाब में बाकायदा चुनाव होते हैं, लोग चुने जाते हैं, सरकारें बनाते हैं। वहां पर आपके ट्रेनिंग कैंप्स की जरूरत नहीं है, वहां आपके जिहाद की जरूरत नहीं है। और वहां हमारी सेना घुसी थी। आप भाड़े के टट्टू भेजते हैं कश्मीर में, आप बिना पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब लोगों को उठा के अपनी
भाड़ का ईंधन बनाते हैं, उनको झोंकते हैं जिहाद में। भाड़े के टट्टुओं को तो संभाल लें, आप सेना को क्या संभालेंगे? अच्छा भाई चलिए, साहब, कम से सभी कम को आपने संभालने स्वीकार कर लिया वही भाड़े वक्त के आ टट्टू गया हैं। है। मायद अली, अब चलिए सबको मैं संभालना आपकी इस पड़ेगा। बात को इकरारनामा मानता हूं कि आप लोग भाड़े के टट्टू भेजते हैं। प्लीज चलिए रोहित, ठीक can I है, कोई come बात in? नहीं। बख्शी साहब बोलिए, बोलिए रोहित, बख्शी can I come in? साहब, बोलिए बख्शी साहब, आइए बोलिए। रोहित, आज आपके सानिध्य से, आपके सौजन्य से मैं अपने देशवासियों को कुछ कहना चाहता हूं। छोटा आदमी हूं मैं, ज्यादा पहुंच नहीं है मेरी। आज आपकी बड़ी चैनल के सानिध्य से मैं भारत के लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। एक प्राउड पाकिस्तानी ने आज इस चैनल पर आपको बोला है दो चीजें, तुमको जो करना है कर लो। नंबर एक, तुमको जो करना है कर लो। और नंबर दो, इन्होंने बोला तुम हमारे भाड़े के टट्टुओं को नहीं संभाल सकते, तुम हमारी फौज को क्या संभालोगे। आई रेस्ट माई केस। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, वी वांटेड टू हियर इट। थैंक यू। अब बोलिए मोना आलम, अब ये मत कह दीजिएगा कि हम नहीं भेजते। अभी अभी मायद अली साहब ने कबूल कर लिया, हम भेजते हैं भाड़े के टट्टू। बोलिए। उन्होंने कहा था, मैंने मान लिया। हाँ, ठीक है, वो तो और 10 चीजें कह रहे थे, सारी मान ली ना आपने। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बोलिए मोना। देखिए अगर आप बांग्लादेश गए थे तो हमें जाना चाहिए, मुझे तो अफसोस है। ओके सर, ओके। मोना जी बोल रहे हैं थोड़ा सा। मोना जी बोलिए। मैंने मोना जी से क्वेश्चन नहीं पूछा था। आप ही के सवाल का जवाब देंगी वो पात्रा जी, मैं जानता हूँ आप वेट करें। जी जी, मुझे याद है सवाल आपका संबित जी, मैं बिल्कुल उसका रिस्पॉन्ड करूंगी। मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दें। मैं ये कह रही हूँ कि जो ये भाड़े के टट्टू और इस तरह से आप प्रोवोक करेंगे किसी को, वही रिस्पॉन्स आएगा जो मायद अली की तरफ से आया है। वो इतनी ऑनेस्टी से वो एक अच्छा डिबेट करना चाह रहे थे। आप एक इंसान को बिल्कुल यही आप बॉर्डर पे भी करते हैं, तो वो प्रोवोक करके मान लेते हैं फिर कि हाँ हम ये कर रहे हैं। आप हमें प्रोवोक करते हैं। आप पहले हमारे पास हमारे दरख्त आपने शहीद किए, बालाकोट पूरी दुनिया ने आपको बताया कि आपने दरख्त गिराए हैं। हाँ, वो गफूर नाम का दरख्त गवाही दे रहा था कि बम पड़े थे और उसके बाद इतने सारे लोग को पाकिस्तान की फौज उठा के ले जा रही थी। वो गफूर नाम का एक दरख्त गवाही दे रहा था टीवी पर। 350 मैडम, वो गफूर नाम का एक दरख्त जो है ना, वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था आपके चैनल पर ही। हम नहीं गए थे वहां उससे इंटरव्यू करने, हमें तो जाने नहीं दिया आपने। 350 में मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। आपने जो बोला मैं तो दुरुस्त किया केवल उसको। भाप हो गई हैं, आपको मालूम नहीं है कौन सी मिसाइल थी, आपको मालूम नहीं है कौन सी जानता हूँ। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आपको टेक्निकल नहीं पता। कर रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, वो इंप्लोड करते हैं बिल्डिंग अंदर ले एक सेकंड पंडित जी, तो पता ही नहीं है इन चीजों का। अच्छा एक आप बातें करते हैं। एक सेकंड मायद अली, गिनने लायक नहीं बचे थे वहां लोग। मायद अली जी गुस्सा न तो फिर करें, मैडम को तो बोलने दे कम से कम। वो तो आपके मुल्क का पक्ष रख रही है। मतलब कमाल का बम। अरे मायद अली साहब, अपने मुल्क की मैडम को तो बोलने दें, वो तो पाकिस्तान का ही पक्ष रख रही है। आप उनको भी नहीं बोलने दे रहे, उनको तो बोलने दें कम से कम। सर आपसे इजाजत लेके गया उनके पास। प्लीज मोना आलम बोलिए, क्या कह रहे हैं, पूरा कीजिए अपनी बात को, कम से कम समझ में तो आए भाई क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो बालाकोट की बात कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ दोनों कह चुके हैं कि कोई जानी नुकसान, लाशें गिनाना हमारा काम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपके आग लग चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपके आग लग चुकी है। कौन सा ऐसा मुल्क है, डील के पेपर्स भी जल चुके हैं। एक आखिरी चीज मैं बस ये कहना चाहता हूँ मोना जी, भाड़े के टट्टू की जो बात आप बात कर रहे थे ना, अगर आप भाड़े के टट्टू कह रहे हैं किसी को, तो कुलभूषण यादव भी भाड़े आप लोगों ने स्वीकार किया है। आज एक काम कीजिएगा, जैसे हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर आप लोग नजर रखते हैं, उनके डिबेट्स उठा उठा के चलाते हैं, आज सारे चैनलों पे चलवाइएगा मोना जी कि एक प्राउड पाकिस्तानी ने भारत के टीवी चैनल पे कबूल किया है कि हम भाड़े के टट्टू भेजते हैं। समित पात्रा आखिरी कमेंट बस जल्दी से। वो मान रहे हैं भाड़े के टट्टू भेजते और कह रहे हैं इनको नहीं संभाल सकते, हमारी सेना को क्या संभालोगे। इनको जरा याद तो दिला दे, कितने फौजी इनके जो भारत में बंदी बना लिए थे उनको छोड़ा भारत में। देखिए भाड़े के कैसे माफिया मांगी थी पाकिस्तान ने, भाड़े के टट्टुओं को घुस घुस के मार भी रहे हैं और ऑपरेशन ऑल क्लियर, ऑल आउट करके जिस प्रकार से क्लियर किया जा रहा है इन भाड़े के टट्टुओं को, इसी का कारण है कि आज ये बौखलाहट ना केवल भाड़े के टट्टू अपितु इनके जो यहाँ प्रवक्ता आए हुए हैं उनके अंदर भी है। वरना मायाद अली जैसे व्यक्ति आज तक इसको कभी कबूल करते हुए मैंने इनको नहीं देखा है। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलते थे, आज पहली बार उन्होंने कबूल किया है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता, अरे मोना जी ऐसे अभी तो एक एयर स्ट्राइक में अब तो बहुत कुछ झेलना है मोना जी, अब तो संतुलन रखिए मोना जी, आगे और रोना है मोना बहन, आगे और रोना है। अभी रुकिए, अभी एक ही, अभी 2 एयर स्ट्राइक हुआ है, इतने में असंतुलित मत होइए। और मैं इतना कहना चाहता हूं रोहित जी
पाकिस्तान इज सेट टू बी डूम्ड। ये डूम्ड होगा क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ये तो शुरुआत है, घर के अंदर घुस के मारेंगे। चलिए, जानते तो पाकिस्तान से आने वाले मेहमान भी हैं इस बात को। हमारे दर्शक बहुत से कहते हैं पाकिस्तान से मेहमान क्यों बुलाते हो, उनको आज समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान से बैठा कोई व्यक्ति ये खुद कबूल करता है कि हम भाड़े के टट्टू भेजते हैं। ये कबूलनामा पाकिस्तान का पूरी दुनिया भर को सुनाई देना चाहिए, जो आज तक पर आज पाकिस्तान ने खुद अपने मुंह से दिया है। बाकी रही बात यह कहने की कि हमारे पेड़ गिरा दिए, तो उनमें से कुछ पेड़ पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर आकर गवाही दे रहे थे कि हमारे सामने पाकिस्तान की फौज लाशों को उठा के ले जा रही थी, वहां सफाई कर रही थी, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। अब इसको कैसे झुटलाएंगे? तो इस समय बता दें, बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर बयानबाजी की जंग शुरू हो चुकी है। जी हां, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान आया। कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने इस बार यह विवादित बयान दिया है। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मिली भगत से हुआ। उनका कहना था मोदी इमरान की मैच फिक्सिंग के बिना पुलवामा हमला संभव नहीं था। तो इस समय कांग्रेस की तरफ से एक और ऐसा बयान आ चुका है जिसके बहुत दूर तक जाने के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पहले नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने यह सवाल उठा दिया था कि भारतीय सेना पाकिस्तान में पेड़ उखाड़ने गई थी, पहाड़ उखाड़ने गई थी या फिर आतंकियों को मारने गई थी, और इसके बाद कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद का यह कहना है कि मोदी और इमरान खान की मिलीभगत से यह पुलवामा हमला अंजाम दिया गया। उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग का नाम दिया है। समय हम आपको बता रहे हैं, आपको सुनवाएंगे बीके हरिप्रसाद का पूरा बयान, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका अर्थ यह है कि मोदी और इमरान खान की मैच फिक्सिंग थी, पुलवामा का हमला मोदी और इमरान खान की मिली भगत का नतीजा था। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।